नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए एनटीपीसी सीवीटी 1 का जो भी आपका हाल ही में 2021 से पेपर संपन्न हुआ है उसके महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज हम आपको 7/3/2021 के प्रथम शिफ्ट में जो भी आपके 39 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कराने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी नए प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे प्रश्नों में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये हमारा जीएस, जीके और जीएस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 2 वीडियो कराए हुए हैं, तो उसे भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए ब्रिटिश भारत में भारत के अंदर पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी जिनके स्वयं के राजा होते थे या फिर नवाब होते थे, जिनके नियम कानून इसके अंतर्गत चलते थे। स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसी 565 रियासतें थी, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए जैसे भारत छोड़ करके अंग्रेज गए तो भारत सरकार का लक्ष्य ये था कि 565 रियासतों को भारत में मिला लेना, क्योंकि वहाँ के राजा थे, वहाँ के नवाब थे, उनसे बातचीत करके लगभग 562 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। एक हैदराबाद रियासत, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी कश्मीर रियासत। ये 3 रियासत ऐसी थी जो इनका अंदर से उद्देश्य था कि पाकिस्तान के साथ जाकर के मिल जाना है। तो हैदराबाद रियासत को, जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ ये आपका गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ रियासत जो थी इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। और कश्मीर रियासत जो सबसे लास्ट मिली जाकर के, इसको विलय पत्र में साइन करने के बाद इन सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया। इन सभी रियासतों को मिलाने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय रियासत विभाग के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को। इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी रियासतों को भारत में मिलाना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, कांगो नदी पर निर्मित एक बांध है जो 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो उस बांध का नाम आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए कांगो नदी जो है ये अफ्रीका की एक नदी है। इसे जायरे नदी भी कहते हैं। जायरे नदी कांगो नदी को कहते हैं। इसकी एक विशेषता है कि यह विषुवत रेखा को या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और इस पर देखिए 2 जलप्रपात भी आपसे पूछे जाते हैं, स्टैनली जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है इसी कांगो नदी पर स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। और वह बांध का नाम है इंगा बांध। इंगा बांध की विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता जो है वो 40,000 मेगावाट की है। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं आपको तीनों याद करा देता हूँ। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ आपको याद रखनी है। देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो माही नदी, ये भारत में पड़ती है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद कांगो नदी, मैंने आपको बताया कांगो नदी या फिर जायरे नदी, ये विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और तीसरी नदी आती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। ये कहाँ पर पड़ती है? ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितनी अधिक दूरी पर स्थित होता है, ये आपको बताना है। देखिए पिछले वाले वीडियो मैंने आपसे चर्चा की थी मायोपिया की और हाइपरमेट्रोपिया की। तो मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को मायोपिया नामक रोग होता है। उसमें निकट दृष्टि दोष लिखा है ना, तो उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। उसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखती हैं और नज़दीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है उससे पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितनी अधिक दूरी पर स्थित होता है, तो 25 सेंटीमीटर और अधिक दूरी पर स्थित होता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इंग्लिश में कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसमें क्या था, असम में जो बागान मजदूर थे, जो चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था और वहाँ पर इनसे चाय की खेती करवाई जाती थी।
और इस चार दीवारी के बाहर निकलने के लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि अनुमति मिलना उस समय बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? 1859। इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। तो ये किसके लिए था? चाय बागानों में जो मजदूर कार्य करते थे उनके लिए ये नियम लाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, थल भारी पानी संयंत्र, थल हैवी वाटर प्लांट कब शुरू किया गया था? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए हैवी वाटर प्लांट जो पड़ता है थल, इसका नाम है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में है। इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। आप देखिए हैवी वाटर का फार्मूला आपको मालूम है, D2O होता है। ये एक प्रकार से परमाणु रिएक्टर में एक मंदक का कार्य करता है और ये प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जिसका नाम है थल। इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1987 में। छठवां क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कोशिका की एक संरचना है, तो यहाँ केंद्रक होगा, तो इनके बीच में देखिए एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, उसका नाम आपको बताना है। तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और ये किस प्रकार का होता है? एक पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसमें कोशिका में इसकी मात्रा जो होती है वो 70% की होती है। तो इसी में जितने कोशिका के अवयव होते हैं इसमें तैरते होते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप आपको बताना है। देखिए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज। इसका देख सकते हैं यहाँ पर जो एस लिखा गया है ये गैसेज के लिए लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे हम लोग कहते हैं NSAP, 15 अगस्त आपको सन बताना है कि किस सन में इसकी शुरुआत की गई थी। इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। इसका लक्ष्य क्या था? जैसे समाज में जो वृद्धजन रहते हैं, विधवाएं रहती हैं, दिव्यांगजन रहते हैं, ये किसी न किसी पर आश्रित होते हैं, तो सरकार क्या करती है? इनको एक सामाजिक रूप से पेंशन देने का कार्य करती है। मंथली कुछ राशि जो है डिसाइड की जाती है कि जैसे इन्हें 500 रुपये या 1000 रुपये इनके खाते में डालना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को। नौवां क्वेश्चन है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का आपको फुल फॉर्म बताना है। चलिए बताइए। देखिए आदित्य जो है इसरो का 2022 में सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाला पहला मिशन होगा। ठीक है, सूर्य के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन होगा। तो इसमें आपसे L1 का फुल फॉर्म पूछा है, बताने का प्रयास करिए। L1 मतलब क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर लिखा गया देखिए लैंगेरियन पॉइंट जो है वो L1 का फुल फॉर्म है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आप सबको मालूम होगा। आदित्य L1 जो है ये इसरो का पहला मिशन है सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो L1 का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, जो कि नए क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग देखिए इसमें 26 जनवरी सही करके चले आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो इसी डेट को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को आप लोग सही करिएगा। 26 जनवरी 1950 से तो हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ये चार ऑप्शन है, मुगल, चोल, चंदेल और कौशल। देखिए तंजौर आप सबको मालूम है चोलों की राजधानी थी तंजौर, तो चोल इसका सही ऑप्शन हो सकता है। इसी प्रकार से आप सोच सकते थे। देखिए तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर है जिसे हम लोग राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसको चोलों ने बनाया था। चोलों के राजा राजराज प्रथम ने तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव भी चोलों के शासन काल में ही हुआ। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास हैं।
बताने का प्रयास करिए। सभी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नए प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब आप संगम युग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको तमिल महाकाव्य ढेर सारे मिलेंगे। तो मणिमेकलई एक तमिल महाकाव्य है जिसके लेखक है सतनार। इनका पूरा नाम है सीतैल सतनार। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इनलागो आदिगल। इन्होंने भी एक तमिल महाकाव्य लिखा है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसलिए उसको भी आप लोग याद रखिएगा। शिल्पादिकारम लिख देते हैं, लिखने से आपकी नज़र में आ जाएगा। और शिल्पादिकारम अगर आपसे पूछा गया तो उसे भी आप लोग सही करिएगा। शिल्पादिकारम एक तमिल महाकाव्य ये भी है और इसके रचनाकार हैं इनलागो आदिगल, ये भी ऑप्शन में लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मणिमेकलई सतनार, ये दो चीज़ें आपको इसमें से याद करनी है। 13 नंबर क्वेश्चन है आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। थोड़ी थोड़ी गलतियां मिस्टेक्स आपसे एग्जाम में हो जाती हैं, उसका ध्यान रखने के लिए आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। इसका सही ऑप्शन होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बताइए। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है। अब देखिए पेड़ जैसे आप देखते होंगे, पेड़ जब बड़ा होता है तो तना ऊपर की ओर जाता है बढ़ता हुआ और जड़ नीचे की ओर जाती है। जब गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शन में जो चीज़ बढ़ती है, अगर जड़ की हम बात करेंगे तो जड़ में लगेगा प्लस का गुरुत्वानुवर्तन। जो जड़ है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ रही है इसलिए इसमें प्लस लगेगा, प्लस गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। और जो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में बढ़ता है, जैसे कि तना है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, तो इसे कहेंगे निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। इस जो वृद्धि को क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 22 जुलाई 1947 का महत्व क्या है? ये चार ऑप्शन है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। इस दिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था संविधान सभा ने। याद रखिएगा इस डेट को, 22 जुलाई 1947 जो हमारा तिरंगा बनकर के तैयार हुआ है वो 22 जुलाई 1947 को इस डिजाइन को अपनाया गया था। तो आप लोग एक नाम याद रखिएगा, पिंगले वैंकैया। पिंगले वैंकैया ने ही भारतीय ध्वज का डिजाइन जो है तैयार किया था। और इसमें जो सफ़ेद रंग का सुझाव किसने दिया था? सफ़ेद रंग का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। पहले जहाँ पर चक्र लगा हुआ है वहाँ पर चरखा लगा था, तो चक्र को लगाया गया और चरखा को बाद में हटाया गया। तो बाद में इस प्रकार से जो अभी आपका राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है वो 22 जुलाई 1947 को बनकर के तैयार हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को तभी तक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या फिर विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्यों के वैध मतों का कितना % हिस्सा प्राप्त करता है और उसके साथ साथ किसी भी राज्य या फिर राज्य की 4 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करता है, तब जाकर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। देखिए पार्टियां भारत में बहुत ढेर सारी हैं, अगर उसे राष्ट्रीय दल के रूप में, जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, ये सभी नेशनल पार्टियां हैं, इस प्रकार से इन्हें पार्टियों का दर्जा मिलना है तो जो आम चुनाव होते हैं, जो प्रधानमंत्री के सांसद वाले चुनाव होते हैं, आम चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मत, जितने वैध मत पड़े हैं उनका 6% अगर उसे मिलता है और उसके साथ साथ ये 6% और तो मिलना ही चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य अथवा राज्यों की 4 लोकसभा सीटें भी जीतना आवश्यक है अगर उसे नेशनल पार्टी बनना है। तो इस प्रकार के मापदंड को उसे पूरा करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? बताइए अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है, जिसका निर्माण जो है अकबर ने ही शुरुआत की थी लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो जहांगीर ने अकबर के मकबरा जो कि सिकंदरा में बना हुआ है
उसका निर्माण जो है जहांगीर ने पूरा करवाया। और शुरुआत किसने की थी इसकी? स्वयं अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण करना स्टार्ट किया था। सही ऑप्शन है दूसरा। 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? जो सोडा वाटर आप देखते होंगे वो जब डाला जाता है तो उसमें बुलबुले उड़ते हैं, तो किस गैस के कारण उड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दाब डाल करके पानी में मिलाया जा सकता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडा वाटर के साथ में हाई प्रेशर में मिलाया जाता है, जो कि आपके पेट के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है सोडा वाटर। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का प्रारंभ कब किया गया था? इंग्लिश में से कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रारंभ कब किया गया था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन होगा 1 जनवरी 2013 को डीबीटी मतलब सरकार जो आपको लाभ भेजती है, सब्सिडी भेजती है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा अब सीधे आपके खाते में प्राप्त होगा। जैसे कि छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी जाती है, स्कॉलरशिप भेजी जाती है, तो डायरेक्ट उन्हीं के पास पहुंचे। करप्शन को दूर करने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी जो सरकार भेजती है, जैसे कि आपके एलपीजी की सब्सिडी आपके बैंक खाते पे आती है, तो इस प्रकार से जो डीबीटी की प्रारंभ किया था वो 1 जनवरी 2013 को किया गया था। जो भी लाभ है वो आपको ही मिले, बीच के बिचौलिए न खा जाएं, करप्शन को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? देखिए, आकाश का एक नया संस्करण बनाया गया है जिसका नाम दिया गया आकाश 1S। यह क्या करती है? सतह से मतलब जमीन से हवा में मार सकती है। जैसे जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, क्रूज मिसाइलें होती हैं, उनको जमीन से निशाना लगा करके उन्हें तबाह कर सकती है। ये आकाश 1S में एक नया प्रकार का क्या लगाया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इसमें लगाया गया है नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया जो खोज करके किसी को भी मार के गिरा सकता है। तो आकाश 1S जो है नए संस्करण में नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप आपको बताना है। चारों ऑप्शन को देखिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो SEO का फुल फॉर्म है, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में, और जब भी रिवीजन करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, जब आप छोटी आंत का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो छोटी आंत में छोटी छोटी क्या होती है? अंगुलीनुमा संरचना बनी हुई होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विली कहते हैं। इनका कार्य ये होता है कि जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर ढेर सारे पोषक पदार्थ होते हैं, तो उनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? ये छोटी छोटी अंगुलियां जो होती हैं, ये भोजन से पोषक पदार्थों को ले लेती हैं और हमारे रक्त में जाकर के इसे मिला देती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और पोषक पदार्थ भी हमारे शरीर को लग जाते हैं। तो ये विली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पाचन संबंधी जो भी एंजाइम होते हैं वो इसी अंगुलियों या फिर विली की सहायता से हमारे भोजन में डाइजेस्ट करने के लिए मिलाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, ये किसने कहा था? देखिए, जब आप लोग 1857 क्रांति पढ़ेंगे, 1947 की क्रांति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उच्च वर्ग जो था, जो जमींदार वर्ग था, वो अंग्रेजों की विरोध नहीं करता था, क्योंकि वो पहले सुखी था। जो दुखी होगा वही तो विरोध करेगा। इसलिए कहीं पर भी क्रांति होती थी, कहीं पर भी सहयोग की भावना जो होती थी, वहाँ पर उच्च वर्ग जो है वो सहयोग नहीं करता था। तो भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? जो गले में आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसके लिए कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक है? सही ऑप्शन होगा आयोडीन। देखिए, आयोडीन की कमी से
घेंगा नामक रोग होता है, किस ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है। इसलिए सूक्ष्म पोषक पदार्थ आपके लिए काफ़ी जरूरी है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि को सामान्य संचालन है तो काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक और आप द्रव्यमान संख्या को याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आयोडीन है, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो उसके सारे महाद्वीप एक साथ में जुड़े थे तो पैंजिया कहलाते थे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का विभाजन चालू हो गया और उत्तरी गोलार्ध टूट करके ऊपर चला गया और दक्षिणी गोलार्ध नीचे की ओर टूटा, तो उत्तरी गोलार्ध का नाम पड़ गया अंकारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो गोंडवाना लैंड में जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो शामिल होंगे और अंकारा लैंड में उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो शामिल होंगे। तो अंकारा लैंड में कौन कौन आएंगे, जैसे कि आपका कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, यहाँ पर यूरोप हो गया और रूस और चीन की बात करेंगे तो अंकारा लैंड में आते हैं। वहीं पर अगर हम लोग गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सभी आपके गोंडवाना लैंड में आएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि गोंडवाना लैंड में कौन शामिल नहीं था, कौन हिस्सा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना में आएगा, भारत भी आएगा, दक्षिण अफ्रीका भी आएगा, फ्रांस जो आएगा वो अंकारा लैंड में आएगा। ऊपर की ओर फ्रांस पड़ता है यूरोप में, तो वो अंकारा लैंड में आएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, आपने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, जो 32वें प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, यूएसए के। 1945 के समय में रूजवेल्ट जो थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी पत्नी का नाम था एलेनोर रूजवेल्ट, जो कि यूडीएचआर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकार का जो संगठन बना था, कब बना था, 10 दिसंबर 1948 में बना था। तो इसके जो अध्यक्ष थी, पूर्व अध्यक्ष थी, कौन थी ये, यूएसए की थी एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। ये यूएसए से संबंध रखती हैं और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, एलेनोर रूजवेल्ट थी, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ये कौन लाया था और किस सन में लगा था। सही ऑप्शन होगा 1904 में आया था, लॉर्ड कर्जन ने इसे लगाया था। सरकार की जो गोपनीय बातें हैं, अगर हम आप बताते हैं गोपनीयता अधिनियम के तहत, इसमें आपको कठोर कारावास का नियम था, लगभग 14 साल तक आपको कारावास दिया जा सकता था। तो उसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ये जब अधिनियम आया तो प्रेस को, मतलब खुलकर आप बोल नहीं सकते थे सरकार के खिलाफ, और इसमें काफ़ी कठोरता बरती गई। पैसा का जुर्माना भी लगाया गया, जेल का जुर्माना भी लगाया गया, मतलब जो अत्याचार हो रहा है उसको आप खुल करके बता भी नहीं सकते थे। 1904 में ये गोपनीयता अधिनियम लाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। ठीक है, भारत का आपने नक्शा देखा होगा, इस प्रकार से है, श्रीलंका है, तो बीच में एक डमरू के समान आकृति बनती है, तो उसको आपको बताना है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करने का काम जो होता है वो किस डमरू मध्य करता है, पाक जल डमरू मध्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर हडसन जल डमरू मध्य लिखा गया है। हडसन की खाड़ी आपने सुना होगा, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा के पास। तो वो किसको किसको अलग करती है, उंगावा प्रायद्वीप को और बेफिन द्वीप के बीच में हडसन जल डमरू मध्य है। बास जल डमरू मध्य की बात करेंगे, बास जल संधि जो है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। ठीक है, बास जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो सुमात्रा और जावा, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा और जावा के बीच में है। सुंडा जल डमरू मध्य या फिर सुंडा जल संधि जो कि किस महासागर में है, हिंद महासागर में है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20
अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ है? बताइए। MS धोनी, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, इनमें से किसने सबसे पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर। देखिए, इंडियन टीम का मेंस टीम की बात करें तो किसी प्लेयर ने 100 T20 मैचेस नहीं खेले थे अक्टूबर 2019 तक। पहली जो इंडियन बनी वो हरमनप्रीत कौर बनी। इसके बाद मेंस में बात करेंगे तो रोहित शर्मा जो हैं वो अब जाकर के 100 T20 मैच खेल लिए हैं, लेकिन उस समय अक्टूबर 2019 में हरमनप्रीत कौर ने सबसे पहले 100 T20 मैचेस खेले थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान जो था 2001 और 2002 के बीच में चलाया गया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। मतलब 1 से 8 तक की जो शिक्षा थी वो निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रास्फीति के टर्म में CPI का पूर्ण रूप आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो CPI का पूर्ण रूप है। इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? कौन सा ऐसा रोजगार गारंटी अधिनियम है जो 365 दिनों में आपको कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा कार्य देगा आपको? तो ये तो काफ़ी फेमस है, वो पुराना भी है। तो इसका नाम है मनरेगा। पहले नरेगा नाम था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर बाद में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी आगे लगा दिया गया। 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी नरेगा नाम से और 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इसके तहत 365 दिनों में आपको 100 दिनों की गारंटी शुदा वर्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, जिसमें 33% जो हैं वो महिलाओं की भागीदारी होगी और प्रतिदिन आपसे 7 घंटे काम लिया जाएगा और 7 दिन काम में आपको 6 दिन काम किया जाएगा और 1 दिन छुट्टी दी जाएगी। 6 दिन काम, 1 दिन छुट्टी दी जाएगी। और 5 किलोमीटर दूर अगर आपको काम दिया जाता है, आपके गृह क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर अगर आपको काम दिया जाता है तो मजदूरी का 10% आपको एक्स्ट्रा चार्ज ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इस प्रकार के कुछ प्रावधान जो थे वो मनरेगा के तहत किए गए थे। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2020 और 21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस मतलब ABC का अध्यक्ष चुना गया है? ABC का फुल फॉर्म है ये, काफ़ी नया क्वेश्चन है, चलिए बताने का प्रयास करिए। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, देवेंद्र डी दर्डा जो हैं वो ABC के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो पेपर और मैगजीन होती हैं उनको ऑडिट और पब्लिश करने का जो काम होता है वो ABC करता है। ABC एक प्राइवेट संस्था है। इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्लाइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। देखिए, जब ज्वालामुखी की दरारों से होकर के पानी गुजरता है तो पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी से जो ऊपर से झरना गिरता है तो उसी को फ्लाइंग पैन लेक कहा जाता है। वो किस देश में है? वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना जिसका नाम है फ्लाइंग पैन लेक किस देश में है? न्यूजीलैंड में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड किया जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार का मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपकी इच्छा के बिना कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया गया और आपकी जानकारियों को चुराता है और आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर फिर मैलवेयर को क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन होगा उसे वायरस कहा जाता है। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, जिससे जो वायरस आपके कंप्यूटर में आपकी इच्छा के बिना भेजा गया है उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? एंटीवायरस का होता है। तो ये जो भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वायरस।
36 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी। आपको मालूम है दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अपने 79 अनुयायी के साथ स्टार्ट किए थे दांडी मार्च को। और कितनी दूरी थी उसकी, मील में आपसे पूछी है, तो मील में 240 मील थी। अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 मील बराबर 1.6 लगभग किलोमीटर होता है। तो 386 किलोमीटर की ये दूरी जो थी वो गांधी जी ने 24 दिनों के अंदर पूरी की। और फिर जाकर के दांडी में उन्होंने नमक का ढेला उठा करके तोड़ा और नमक कानून को वहाँ पर से तोड़ा। और इसके बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की थी गांधी जी ने। तो दांडी मार्च की डेट आप लोग याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो 24 दिन लगे थे दांडी पहुंचने में। 79 जो थे अपने अनुयायियों के साथ चले थे। सारा डेटा जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। तो किस सम्मेलन के तहत की गई थी? उस सम्मेलन का नाम आपको बताना है। उस सम्मेलन का नाम है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर के 1945 तक। ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसमें जो धन की हानि हुई थी, धन को इकट्ठा करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। वित्त को इकट्ठा करने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना की गई। और इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मॉलपास हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। इसमें से पुराना क्वेश्चन है। देखिए 2021 के पेपर में आपसे 2019 के जो अर्जुन पुरस्कार थे उसको पूछने का प्रयास किया है। तो सही ऑप्शन होगा रोहन बोपन्ना को मिला था अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा, अब याद करने की बात नहीं है। अब नया वाला डेटा जो आपका है 2020-21 वाला, उसको याद करने का प्रयास करिएगा। अभी तो पेपर खत्म हो गया है, पुराना तो आप पूछेगा नहीं। नए नए अर्जुन पुरस्कार आ रहे हैं तो नए वाले ही आपसे पूछे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। ब्लैक बजट किस वर्ष के बजट को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा 1973 और 74 का जो साल था, उस समय यशवंत राव बी चौहान वित्त मंत्री थे 1973 और 74 में। तो उस समय के बजट को काला बजट कहा जाता है, 1973 और 74 के बजट को। देखिए 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध हुआ, वहाँ पर धन की हानि हुई। 1972 में जाकर के सूखा पड़ गया और फिर 1973 और 74 में भारत सरकार के पास बजट के लिए पैसा ही नहीं था। उस समय 550 करोड़ का वित्तीय घाटे का प्रस्तुत बजट किया गया, जो उस समय 550 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती थी। तो उस समय के बजट को काला बजट की संख्या दी गई थी। 1973 और 74 की बात है ये। आज का देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के। तो चलिए बताइए, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको 39 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 40वां क्वेश्चन है। लगभग 40 क्वेश्चन थे इस सेट में। तो बताइएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, इसके पहले वाले दूसरे सेट मैंने आपसे पूछा था, रूल ऑफ लॉ विधिपूर्ण शासन हमने किस देश से लिया है अपने संविधान में? तो ब्रिटेन से लिया है। जो लोगों ने ब्रिटेन उत्तर दिया था उनका सही उत्तर होगा। इस तीसरे सेट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो किसकी याद में मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न के जवाब दिए हैं सही सही? अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं
तो आपका स्कोर बेहतर समझा जाएगा। आप 30 प्लस करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे जो 30 प्लस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी नए हैं और ढेर सारे जो इसमें क्वेश्चन होंगे आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो अगर आप 25 कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बेस्ट स्कोर होगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी प्रश्न में डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।